पेद्दी ये सिर्फ स्पोर्ट्स स्टोरी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसे दुनिया ने नाम देने से भी इनकार कर दिया था। कहानी शुरू होती है ओलंपिक की चर्चा से, जहां बताया जाता है कि भारत की तरफ से सिर्फ 2 मेडल आए हैं। इसी बात से खेल मंत्री बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो देश के सभी कोच को बुलाता है और सबको बुरी तरह डांटता है। मंत्री का कहना था कि 130 करोड़ की आबादी वाली देश में अगर सिर्फ 2 मेडल आ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। सरकार हर साल खेलों पर इतना पैसा खर्चा करती है, लेकिन फिर भी रिजल्ट कुछ खास नहीं आता। तभी एक कोच विश्वास बोलता है कि हमारे देश के लड़के ग्राउंड में जाने के बजाय मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं, तो फिर अच्छे खिलाड़ी कहां से निकलेंगे। लेकिन मंत्री साफ बोल देता है कि अगर इस बार भारत को अच्छे खिलाड़ी नहीं मिले तो वो स्पोर्ट्स पर खर्च होने वाला पैसा किसी दूसरे विभाग में लगा देगा। मतलब खेलों के लिए जो सपोर्ट मिलता है वो भी बंद हो सकता है। अब विश्वास ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो देश के अलग अलग कोने से असली टैलेंट ढूंढ कर लाएगा। इसी सिलसिला में विश्वास एक स्पोर्ट एकेडमी पहुंचता है, जहां अलग अलग खेलों के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन चल रहा होता है। विश्वास हर खिलाड़ी से एक ही सवाल पूछता है कि उसका फेवरेट प्लेयर कौन है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि हर किसी के मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, पेद्दी। विश्वास को समझ नहीं आता कि चाहे खेल कोई भी हो, सब इस पेद्दी का ही नाम क्यों ले रही है। तभी वो वहां के एक कर्मचारी से पूछता है कि आखिर ये पेद्दी कौन है। कर्मचारी बताता है कि पेद्दी मजबूरी में खिलाड़ी बना था, लेकिन चाहे क्रिकेट हो, कुश्ती हो या कोई और खेल, वो हर चीज में माहिर था। लोग उसे खेल का भगवान मानते थे। ये सुनकर विश्वास की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। वो पेद्दी से मिलने की जिद करता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि पेद्दी जहाँ रहता था वहां तक पहुंचने के लिए पैदल जाना पड़ता था। फिर भी विश्वास तैयार हो जाता है और कर्मचारी के साथ पेद्दी से मिलने निकल पड़ता है। रास्ते में कर्मचारी पेद्दी की कहानी सुनाना शुरू करता है और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं विजयनगर शहर, जहां राम नाम का एक आदमी रहता था। राम को क्रिकेट से बहुत प्यार था और वो अपनी टीम का कैप्टन भी था। उस समय वहां क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले पेद्दी की बोली लगाई जाती थी। मतलब पेद्दी किस टीम की तरफ से खेलेगा ये पैसे देकर डिसाइड होता था। राम किसी भी हालत में पेद्दी को अपनी टीम में लेना चाहता था, इसलिए वो 601 रुपए देकर पेद्दी को खरीद लेता है। अब मैच शुरू होता है। पहले राम की टीम फील्डिंग करती है और सामने वाली टीम 125 रन बना देती है। इसके बाद राम की टीम बैटिंग के लिए आती है, लेकिन ऑपोजिट टीम में एक ऐसा बॉलर था जो नॉर्मल बॉलिंग नहीं कर रहा था, बल्कि राम के खिलाड़ियों को घायल कर रखा था। किसी के पेट पर बॉल मारता, किसी के चेहरे पर, और धीरे धीरे राम के टीम के खिलाड़ी डरने लगते हैं। राम की टीम हारने की हालत में आ चुकी थी और सबसे बड़ी बात, पेद्दी अभी तक मैदान में पहुंचा ही नहीं था। उधर पेद्दी गुड़ की फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। जैसे ही उसे मैच की याद आती है, वो काम छोड़कर सीधे ग्राउंड पर पहुंचता है। पेद्दी को देखते ही पूरा मैदान खुश हो जाता है, क्योंकि सबको पता था कि अब मैच पलट सकता है। पेद्दी बैटिंग करने आता है और ऑपोजिट टीम के डेंजरस बॉलर की जमकर धुलाई करता है। आखिर में सिर्फ 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए होते हैं। राम चाहता था कि पेद्दी सिर्फ सिंगल ले, ताकि विनिंग शॉट वो खुद मार सके, लेकिन पेद्दी उसकी बात नहीं मानता और खुद ही शॉट मारकर मैच जिता देता है। मैच जीतते ही पेद्दी का नाम फिर से गूंजने लगता है, लेकिन जीत के बाद भी पेद्दी कोई हीरो वाली एंट्री नहीं मारता। वो चुपचाप फिर से अपनी मजदूरी करने चला जाता है। कर्मचारी विश्वास को बताता है कि उस समय पेद्दी और उसके लोगों को पहाड़ी दिहाड़ी कहा जाता था। इनके गांव का कोई नाम तक नहीं था। ये लोग गांव से दूर शहर में मजदूरी करने जाते थे, लेकिन वहां भी इनके साथ बहुत भेदभाव होता था। विजयनगर के मजदूरों को एक आदमी का 20 रुपए मिलता था, लेकिन पहाड़ी मजदूरों को 2 आदमी का मिलाकर 20 रुपए दिया जाता था, यानी एक आदमी को सिर्फ 10 रुपए। काम भी इनसे ज्यादा कराया जाता था और ऊपर से सोने के लिए भी इन्हें 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते थे। मजदूरी खत्म होने के बाद असली मुश्किल शुरू होती थी। इनके गांव तक जाने का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं था। इन्हें पहाड़ चढ़कर घर लौटना पड़ता था और इस सफर में 3-4 दिन लग जाते थे। हालांकि उस पहाड़ी के पास ट्रेन गुजरती थी, लेकिन ट्रेन वहां रुकती नहीं थी। गाँव वालों में सूरी नाम का एक आदमी था जो हमेशा लाल झंडी लेकर ट्रेन रोकने की कोशिश करता था, लेकिन ट्रेन कभी नहीं रुकती। सूरी अपनी मजदूरी के पैसों में से 10 रुपए बचाकर रेलवे विभाग को खत लिखता रहता था, ताकि उनके गांव के पास ट्रेन रुकने लगे। अगर ट्रेन रुक जाती तो जो सफर 3-4 दिन में होता था वो सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो सकता था, लेकिन कोई उनके सुनने वाला नहीं था। इसके बाद गांव वाले अपने घर पहुंचते हैं और अपने परिवार से मिलते हैं। पेद्दी भी अपने माँ के पास आता है और हमेशा की तरह उनसे शादी करवाने की जिद करता है। इसी बीच
बीच कहानी में आती है अच्छी अम्मा। एक रात अच्छी अम्मा अपने ही गन्ने की खेत में आग लगा देती है। दरअसल उसका पापा कई सालों से इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन हर बार हार जाता था। सामने भास्कर राव था जो राम का मामा था, और वही हर बार चुनाव जीतता था। अच्छी अम्मा चाहती थी कि इस बार उसके पापा जीते, इसलिए वो अपने ही खेतों में आग लगाकर 18 गाँव की सिंपैथी लेना चाहती थी, ताकि लोग भावुक होकर उसके पापा को वोट दे। इसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान पेद्दी पहली बार अच्छी अम्मा को देखता है और देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। अब पेद्दी हर समय उसी के बारे में सोचने लगता है। इलेक्शन नजदीक था और अच्छी अम्मा जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। रात में वो गांव में शराब और महिलाओं को साड़ियां बांट रही होती है। पेद्दी भी वहां मौजूद होता है। मौका देखकर वो अच्छी अम्मा से मिलने चला जाता है। अच्छी अम्मा एक घर में अकेली होती है और पेद्दी भी उसके पीछे अंदर चला जाता है, लेकिन तभी डर के मारे पेद्दी के दोस्त बाहर से लाइट बंद कर देती है। घर में अंधेरा हो जाता है। अच्छी अम्मा डर जाती है और इसी धक्का मुक्की में पेद्दी अच्छी अम्मा को किस कर देता है। अच्छी अम्मा बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो पेद्दी का चेहरा देख नहीं पाती। उसका नौकर बोलता है कि अगर ये बात बाहर गई तो बहुत बदनामी होगी, इसलिए इलेक्शन तक इस बात को छिपा कर रखना होगा। उधर पेद्दी अब पूरी तरह अच्छी अम्मा के प्यार में पागल हो चुका था। कुछ दिन बाद गांव में इलेक्शन कैंपेन के लिए स्टेज लगाया जाता है। अच्छी अम्मा वहां भाषण देती है और लोगों से कहती है कि इस बार उसके पापा को जरूर जिताएं। राम भी वहां मौजूद होता है और उसे अच्छी अम्मा की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। राम चाहता था कि अच्छी अम्मा की सबके सामने बेइज्जती हो। तभी राम का छोटा भाई स्टेज पर चढ़कर अच्छी अम्मा का कपड़ा खींच देता है। अच्छी अम्मा का इज्जत जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी पेद्दी टेंट की रस्सी खोल देता है। पूरा टेंट नीचे गिर जाता है और अच्छी अम्मा बच जाती है। लेकिन राम की टीम में एक फोटोग्राफर था जिसने अच्छी अम्मा की फोटो खींच ली थी। उसका प्लान था कि वो अगली सुबह उस फोटो को प्रिंट कराकर पूरे गांव में लगा दे, ताकि अच्छी अम्मा की बदनामी हो। ये बात पेद्दी को पता चल जाती है। वो तुरंत उन लोगों के पास जाता है और राम के भाई और फोटोग्राफर की खूब पिटाई करता है। पेद्दी ने अपना चेहरा छिपा रखा था, लेकिन लड़ाई के बीच आग की रोशनी में उसका चेहरा दिख जाता है। राम का भाई उसे पहचान लेता है और बोलता है कि एक पहाड़ी दिहाड़ी होकर उसने उस पर हाथ उठाया, लेकिन पेद्दी रुकता नहीं। वो राम के भाई की भी ऐसी हालत करता है कि उसका कपड़ा उतारकर उसे पेड़ पर टांग देता है। जब राम को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। अब राम पेद्दी से बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ कहानी में कुश्ती का ट्रैक शुरू होता है। एक कंपटीशन में हिंद केसरी नाम के बड़े पहलवान की एंट्री होती है। उसकी तरफ से भद्रा नाम का पहलवान लड़ता है जो बहुत ताकतवर था, लेकिन भद्रा के लिए खेल से ज्यादा जीत मायने रखती थी। वो किसी भी तरीके से जीतना चाहता था। भद्रा नियम तोड़कर पेडियप्पा के पहलवान को हरा देता है। हिंद केसरी उसे समझाता है कि जीत से ज्यादा जरूरी है खेल को जिंदा रखना, खेल को ईमानदारी से खेला जाता है। लेकिन भद्रा पर इसका कोई असर नहीं होता। उसका साफ कहना था कि उसे सिर्फ जीत से मतलब है। इसके बाद गांव में फिर रात का क्रिकेट कंपटीशन होता है। इस बार भी दोनों टीम के कैप्टन पेद्दी को खरीदने के लिए बोली लगाते हैं। पेद्दी को लगता है कि इस बार उसकी बोली और ज्यादा लगेगी, लेकिन राम ने अपने भाई का बदला लेने के लिए पहले से साजिश बना ली थी। उसने अपने ऑपोजिट कैप्टन प्रताप से हाथ मिला लिया था। राम उसे बोलता है कि एक दिहाड़ी मजदूर ने उसके भाई की बेइज्जती की है, इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी है। इसी वजह से प्रताप पेद्दी की बोली सिर्फ 1 रुपए से शुरू करता है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जहां पेद्दी की बोली 100 रुपए से शुरू होती थी, वहां आज 1 रुपए से क्यों? राम इस बार बोली ही नहीं लगाता और पेद्दी सिर्फ 1 रुपए में बिक जाता है। ये पेद्दी के लिए बहुत इंसल्ट की बात थी, लेकिन फिर भी वो मैच खेलने उतरता है, क्योंकि उसके गांव वालों ने उसकी टीम पर अपनी पूरी दिहाड़ी लगा दी थी। मैच शुरू होता है, लेकिन पेद्दी की अपनी ही टीम उसके खिलाफ होती है। जब बैटिंग आती है तो कैप्टन जानबूझकर पेद्दी को खेलने नहीं भेजता। टीम हारने की हालत में पहुंच जाती है। आखिर में लास्ट विकेट बचती है, तब पेद्दी मैदान में आता है। पेद्दी जबरदस्त बैटिंग करता है। बीच में उसे रन आउट कराने की कोशिश भी होती है, लेकिन वो बच जाता है। उसे हर हालत में मैच जीतना था, क्योंकि उसके गांव वालों का पैसा दांव पर लगा था। आखिर में 2 बॉल्स पर 8 रन चाहिए होते हैं। पेद्दी पहली ही बॉल पर 6 मार देता है, लेकिन दूसरी बॉल से पहले नॉन स्ट्राइकर प्लेयर जानबूझकर आउट हो जाता है। इस वजह से पेद्दी मैच हार जाता है। गांव वालों की
पूरी दिहाड़ी डूब जाती है। लेकिन उन्हें भी ये समझ आ जाता है कि पेद्दी ने जीतने की पूरी कोशिश की थी, इसलिए हार के बाद भी गांव वाले पेद्दी के नारे लगाने लगते हैं। इसी मैच को हिंद केसरी भी देख रहा था। वो पेद्दी का टैलेंट को पहचान लेता है। मैच खत्म होने के बाद हिंद केसरी पेद्दी से कहता है कि अब उसे दिहाड़ी नहीं करनी बल्कि खिलाड़ी बनना है। लेकिन इसके बाद गांव में एक बड़ा हादसा हो जाता है। गांव वाले हमेशा की तरह शहर मजदूरी करने जा रहे थे। उनमें से एक आदमी अपने छोटे बेटे को भी साथ ले जा रहा था। जब सब लोग पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे होते हैं तभी अचानक तेज आंधी तूफान आ जाती है। पहाड़ टूटकर गिरने लगता है और उस हादसे में कई लोग मारे जाते हैं। उस आदमी का बेटा भी मर जाता है। गांव वाले टूट जाते हैं। सबको यही लगता है कि अगर उनके गांव के पास ट्रेन रुकती तो उन्हें इस खतरनाक पहाड़ी रास्ते से जाना ही नहीं पड़ता। ये बात सूरी को अंदर तक हिला देती है। वो गुस्से में एमएलए से मिलने शहर जाता है। सूरी उसे बताता है कि उनके गांव में करीब 1800 लोग रहते हैं, लेकिन उनके गांव का नाम तक नहीं है। इसी वजह से वहाँ ट्रेन नहीं रुकती। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो वो उसे हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकते, सीधा शमशान ले जाना पड़ता है। सूरी अपनी पूरी मजबूरी बताता है, लेकिन एमएलए उसकी बात सुनने के बजाय उसे बेइज्जत करता है और उसके आदमी सूरी को नंगा करके मारते हैं। सूरी अंदर से टूट चुका था। गांव लौटने के बाद सूरी फैसला करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो ट्रेन को रोक कर रहेगा। इस बार सूरी लाल झंडे लेकर सीधे पटरी पर खड़ा हो जाता है। ट्रेन का लोको पायलट उसे बार बार हटने के लिए चिल्लाता है, लेकिन सूरी नहीं हटता। पेद्दी ये देखता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सूरी नहीं बच पाता। मरते वक्त सूरी पेद्दी से कहता है कि ऐसे मरना गलत नहीं है, बल्कि जिस तरह वो लोग बिना पहचान के जी रहे हैं वो गलत है। उन्हें अपनी पहचान के लिए लड़ना होगा। सूरी की मौत पेद्दी को अंदर से बदल देती है। गुस्से में पेद्दी गांव वालों के साथ मिलकर ट्रेन की पटरी उखाड़ देता है और उसे जला देता है। पुलिस आती है, उन्हें पकड़ती है और बहुत मारती है। पेद्दी बस इतना रिक्वेस्ट करता है कि सूरी की बॉडी उन्हें दे दी जाए, लेकिन पुलिस वाला उनसे पहचान मांगता है। वो सूरी की बॉडी को लावारिस बताता है और कहता है कि अगर तुम लोगों के पास आईडी कार्ड है तो दिखाओ। लेकिन गांव वालों के पास कुछ नहीं था, क्योंकि उनके गांव की कोई ऑफिशियल पहचान ही नहीं थी। ये बात पेद्दी को और ज्यादा तोड़ देती है। अब उसे सिर्फ अपने गांव का नाम और पहचान चाहिए थी। इसी आग के साथ पेद्दी हिंद केसरी के अखाड़े में पहुंचता है। वहां के पहलवान उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेद्दी पीछे नहीं हटता। वो हिंद केसरी से कहता है कि अब उसे दिहाड़ी नहीं चाहिए, उसे अपने गांव की पहचान चाहिए, उसे कुश्ती खेलनी है। पेद्दी पूरी ताकत से हिंद केसरी के पहलवानों का सामना करता है। हिंद केसरी समझ जाता है कि पेद्दी सच में कुश्ती सीखने आया है, लेकिन वो उसे समझाता है कि ये क्रिकेट नहीं है जहाँ बल्ला घुमाया और शॉट मार दिया। कुश्ती में जान हथेली पर रखकर मैदान में उतरना पड़ता है। अगले दिन से पेद्दी की ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन हिंद केसरी उसे अखाड़े में उतारने के बजाय बोरी उठवाता है और दूसरी भारी काम करवाता है। पेद्दी को लगता है कि उसे फिर से मजदूरी कराई जा रही है। उधर जब पेद्दी के गांव वाले शहर काम करने जाते हैं तो फैक्ट्री ओनर उन्हें भगा देता है। वो साफ बोलता है कि जब तक पेद्दी वापस नहीं आएगा तब तक किसी को काम नहीं मिलेगा। गांव वाले पेद्दी को वापस लेने अखाड़े पहुंचते हैं। वो उसे कहते हैं कि उनके साथ चले, लेकिन पेद्दी मना कर देता है। गांव वाले उसे स्वार्थी बोलते हैं। पेद्दी को ये बात बहुत बुरी लगती है, पर फिर भी वो अखाड़ा नहीं छोड़ता। एक दिन गुस्से में पेद्दी हिंद केसरी पर भड़क जाता है। वो बोलता है कि वो कुश्ती सीखने आया है, लेकिन उससे मजदूरी कराई जा रही है। तभी हिंद केसरी उसे बताता है कि जिस दिन से वो आया है उसकी ट्रेनिंग उसी दिन से शुरू हो चुकी है। पानी उठाना, पानी भरना, भारी काम करना, ये सब कुश्ती के अलग अलग दांव और ताकत बनाने का हिस्सा था। पेद्दी को अब बात समझ आती है। इसके बाद वो पूरी लगन से ट्रेनिंग करता है। धीरे धीरे पेद्दी बाकी पहलवानों से आगे निकलने लगता है, यहाँ तक कि वो भद्रा को भी टक्कर देने लायक बन जाता है। उसी बीच उसकी माँ उसे वापस घर ले जाने आती है, लेकिन पेद्दी नहीं जाता। अच्छी अम्मा भी एक रात उससे मिलने आती है। वो उस रात के लिए पेद्दी का शुक्रिया करने आई थी, जब उसने स्टेज पर उसकी इज्जत बचाई थी। बातों बातों में अच्छी अम्मा को ये भी पता चल जाता है कि उस रात अंधेरे में उसके घर में घुसने वाला और उसे किस करने वाला पेद्दी ही था। अच्छी अम्मा पहले गुस्सा होती है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि पेद्दी सच में उससे प्यार करता है तो उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके बाद कुश्ती का कंपटीशन आता है। हिंद केसरी भद्रा की जगह पेद्दी को मैदान में उतारने का फैसला करता है। ये सुनकर पेडियप्पा पेद्दी का मजाक उड़ाता है। वो बोलता है कि एक अछूत के साथ लड़ना उसके पहलवान की शान के खिलाफ है। ये बात पेद्दी को चुभ जाती है। वो गुस्से में बोलता है कि अगर इतनी ही हिम्मत है तो एक साथ 2 पहलवान भेज दो। पेडियप्पा ये मौका नहीं छोड़ता और अपने 2 पहलवान अखाड़े में उतार देता है, लेकिन पेद्दी दोनों से बहादुरी से लड़ता है और दोनों को हरा देता है। पूरे इलाके में पेद्दी का नाम गूंजने लगता है।
लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। हिंद केसरी ने भद्रा की जगह पेद्दी को भेजा था तो खेल संघ के लोग इस बात पर नाराज होते हैं। उनका कहना था कि अगर भद्रा जीतता तो वो आगे नेशनल खेल सकता था, लेकिन पेद्दी की तो कोई पहचान ही नहीं है, फिर वो नेशनल कैसे खेलेगा। अब पेद्दी के सामने शर्त रखी जाती है कि अगर उसे आगे खेलना है तो उसे विजयनगर की निवासी बनना पड़ेगा। ये पेद्दी के लिए बहुत बड़ा और दर्दनाक मोमेंट था। वो अपने गाँव की पहचान के लिए लड़ रहा था, लेकिन अब खेलने के लिए उसे किसी दूसरे गाँव का बनना पड़ रहा था। फिर भी वो बिना ज्यादा सोचे विजयनगर का निवासी बन जाता है। ये देखकर उसके गांव वाले उससे और नाराज हो जाते हैं। वो उसे फिर से स्वार्थी समझने लगती है। अब हिंद केसरी पेद्दी को पॉपुलर करने के लिए एक चाल चलता है। वो पूरे देश में ऐलान करवाता है कि जो भी पहलवान पेद्दी को हराएगा उसे वो अपना जीता हुआ कड़ा दे देगा। इस कड़े की भी अपनी कहानी थी। कई साल पहले रणधीर नाम का एक पहलवान था जिसकी फैमिली में एक खास कड़ा था। वो कड़ा उसी पहलवान को मिलता था जो कुश्ती में जीतता था। रणधीर ने भी वो कड़ा जीतकर हासिल किया था। लेकिन एक दिन हिंद केसरी और रणधीर की कुश्ती हुई जिसमें हिंद केसरी ने रणधीर को हरा दिया। हारने के बाद रणधीर ने खुद वो कड़ा हिंद केसरी को दे दिया था। तब से रणधीर हिंद केसरी से बदला लेना चाहता था। जब रणधीर को पता चलता है कि हिंद केसरी ने ऐलान किया है कि जो भी उसके पहलवान पेद्दी को हराएगा उसे कड़ा मिलेगा, तो रणधीर खुश हो जाता है। वो पेद्दी का नाम नेशनल कुश्ती में डलवा देता है ताकि उसके पहलवान पेद्दी को हराकर पूरे देश के सामने हिंद केसरी की बेइज्जती कर सके। कंपटीशन शुरू होता है। पेद्दी एक एक करके सभी पहलवानों को हराने लगता है। उसका खेल देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन भद्रा ये सब सहन नहीं कर पाता। उसे पेद्दी से जलन होने लगती है। एक दिन वो पेद्दी के पास आता है और साफ बोलता है कि पेद्दी बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए उसे जलन हो रही है। इसके बाद भद्रा पेद्दी के पैर पर चोट मारकर भाग जाता है। पेद्दी घायल हो जाता है। भद्रा जाकर रणधीर को भी बता देता है कि पेद्दी के पैर में चोट लगी है। अगर मैच में उसी पैर पर बार बार वार किया गया तो पेद्दी हार सकता है। सेमीफाइनल में पेद्दी का मुकाबला रणधीर का पहलवान से होता है। वो पहलवान बार बार पेद्दी के घायल पैर पर अटैक करता है। पेद्दी दर्द से टूटने लगता है। उसका पैर ठीक से जमीन पर टिक भी नहीं पा रहा था। एक राउंड वो हार भी जाता है, लेकिन आखिर में पेद्दी उसी घायल पैर पर खड़ा होता है, पूरी ताकत लगाता है और सामने वाले पहलवान को उठाकर पटक देता है और मैच जीत जाता है। लेकिन जीत के तुरंत बाद पेद्दी वहीं बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब पेद्दी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है। डॉक्टर साहब बोल देता है कि वो फाइनल खेल नहीं सकता। पेद्दी गिड़गिड़ाता है। वो बोलता है कि वो ठीक है, उसे बस एक मौका चाहिए। लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि फाइनल हुए 3 दिन बीत चुके हैं। वो पिछले 3 दिन से बेहोश पड़ा था। ये सुनकर पेद्दी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सारी मेहनत जैसे एक ही पल में खत्म हो जाती है। जब पेद्दी विजयनगर वापस आता है तो उसके गाँव वाले उसे घर चलने को कहते हैं, लेकिन पेद्दी कसम खा लेता है कि वो अपने गाँव ट्रेन से ही वापस जाएगा। अब पेद्दी दिल्ली जाता है। वहाँ वो दिन रात मेहनत मजदूरी करता है ताकि किसी तरह रेल मिनिस्टर से मिल सके। वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। एक दिन देखता है कि रेल मिनिस्टर की गाड़ी जा रही है। पेद्दी अपनी जान की परवाह किए बिना गाड़ी रोक देता है। मिनिस्टर उससे पूछता है कि वो क्या चाहता है। पेद्दी उन्हें अपने गाँव की सारी प्रॉब्लम बताता है। वो बताता है कि उनके गाँव का नाम नहीं है, रास्ता नहीं है, ट्रेन नहीं रुकती। वो अपने खेल के बारे में भी बताता है। वो बोलता है कि उसने नेशनल खेला था, वो हारा नहीं था, उसे चोट की वजह से खेलने नहीं दिया गया था। लेकिन मिनिस्टर उसकी बात नहीं मानता। वो बोलता है कि पहचान पाने के लिए जीतना जरूरी होता है। फिर वो पेद्दी को वहां से भगा देता है। तभी पेद्दी को समझ आता है कि उसके सेमीफाइनल वाली जीत का कोई मतलब ही नहीं था, उसे कोई जानता ही नहीं था। दिल्ली से लौटते वक्त पेद्दी ट्रेन में बैठा सोचता रहता है कि अब क्या किया जाए। उसके पास एक पैर था, लेकिन वो पैर अब उसके खेल के काम का नहीं था। वो नॉर्मल खेलों में वापस नहीं जा सकता था। तभी पेद्दी एक बहुत बड़ा और दर्दनाक फैसला लेता है। वो चलती ट्रेन से अपना घायल पैर बाहर निकाल देता है ताकि उसका पैर कट जाए। पेद्दी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब वो पैरा गेम्स में हिस्सा लेना चाहता था। उसे किसी भी कीमत पर जीतना था ताकि उसके गांव को पहचान मिल सके। इसके बाद पेद्दी दौड़ को चुनता है। वो एक पैर के सहारे ट्रेनिंग करता है, दिन रात मेहनत करता है और धीरे धीरे वो पैरा ओलंपिक्स के फाइनल तक पहुंच जाता है। अब 400 मीटर रेस का फाइनल था। पेद्दी के गांव वाले उसका गेम देखने में विजयनगर आते हैं क्योंकि राम के घर में टीवी था। पहले जो लोग पेद्दी के खिलाफ थे वही अब उसका गेम देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। राम भी उन्हें मैच दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर अच्छी अम्मा भी पेद्दी के इंतजार में जी रही थी। उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन उसने खुद पेद्दी के नाम का मंगलसूत्र पहन लिया था। रेस शुरू होती है। पेद्दी बहुत तेज भागता है, लेकिन फिर वो गिर जाता है। उसे सूरी की मौत याद आने लगती
है। पटरी पर खड़ा सूरी, लाल झंडी, ट्रेन की आवाज, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। बाकी खिलाड़ी उससे बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन तभी पेद्दी को अपने गांव वाले याद आते हैं। उसे याद आता है कि वो सिर्फ मेडल जीतने नहीं दौड़ रहा, वो अपने गांव के नाम के लिए दौड़ रहा है, अपने लोगों की पहचान के लिए दौड़ रहा है, उस ट्रेन के लिए दौड़ रहा है जो सालों से उनके गांव के सामने से गुजर रही थी लेकिन कभी रुकती नहीं थी। पेद्दी फिर से खड़ा होता है और इस बार पूरी जान लगाकर दौड़ता है। धीरे धीरे वो सबको पीछे छोड़ता है और आखिर में रेस जीत जाता है। गांव वाले खुशी से रोने लगते हैं। अचियामा की आंखों में भी आंसू आ जाती है। पेद्दी ने सिर्फ रेस नहीं जीती थी, उसने अपने लोगों की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचा दी थी। लेकिन जब मेडल लेने की बारी आती है तो पेद्दी मेडल लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो इंडियन नहीं है। अगर वो इंडियन होता तो उसके गांव का नाम होता, उसके गांव जाने का रास्ता होता, वहां ट्रेन रुकती, उनके लोगों के पास पहचान होती, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। फिर वो कैसे इंडियन हुआ? पेद्दी बोलता है कि वो वहां खेल जीतने नहीं आया था, वो पहाड़ी से निकलकर अपनी पहचान बनाने आया था। उसे सिर्फ अपने गांव की पहचान चाहिए। पेद्दी की ये बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान इमोशनल हो जाता है। इसके बाद पहली बार ट्रेन पेद्दी के गांव में रुकती है। पेद्दी ट्रेन से ही अपने गांव लौटता है। पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए खड़ा होता है। जिन लोगों ने कभी उसे स्वार्थी कहा था, जिन लोगों ने उससे नाराजगी रखी थी, वो भी आज उसे प्यार और सम्मान से देख रहे थे। पेद्दी की वजह से उसके गांव में स्टेशन बनता है और पेद्दी उस स्टेशन का नाम सूरी के नाम पर रखता है, क्योंकि ये लड़ाई सूरी ने शुरू की थी और पेद्दी ने उसे पूरा किया। स्टेशन बनने के बाद गांव के बच्चे शहर पढ़ने जाने लगते हैं। गांव वालों के आईडी कार्ड बनते हैं। जिस गांव का नाम तक नहीं था, अब उसकी पहचान बन चुकी थी। पेद्दी ने अकेले अपने गांव को नाम दिया, अपने लोगों को पहचान दी और उन्हें ये एहसास कराया कि अगर इंसान ठान ले तो उसकी आवाज पहाड़ों से भी ऊंची जा सकती है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। विश्वास पेद्दी की पूरी कहानी सुनकर इमोशनल हो चुका था। उसे समझ आ जाता है कि असली खिलाड़ी वो नहीं होता जो सिर्फ मेडल के लिए खेलता है। असली खिलाड़ी वो होता है जो अपने खेल को मकसद बना ले। पेद्दी ने खेल को सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेला, उसने खेल को अपने पहचान की लड़ाई बना दिया। और यही वजह है कि उसकी कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जिन्हें दुनिया ने कभी नाम तक नहीं दिया। फिल्म हमें यही बताती है कि पहचान कोई मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और जब लड़ाई अपने लोगों के लिए हो तो एक इंसान भी पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। ठीक है, तो भाई बस ये था पेद्दी मूवी की पूरी कहानी। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।